ट्रंप को लगा कि अब ईरानियन जितने भी लोग हैं वो अपने जहाज आगे नहीं भेज पाएंगे, तो मैं ईरानियंस को $500 मिलियन पर डे का नुकसान पहुंचाऊंगा। उस ब्लॉकेड से ईरान पूरी तरह तहस नहस हो जाएगा। लेकिन उन्हें जो गलतफहमी थी कि उन्होंने 159 पानी के जहाज ईरानियंस के डुबो दिए हैं, जिसके बाद ईरान की नेवल पावर पूरी तरह खत्म हो गई है, वो उनके लिए एक धोखा साबित हुआ। असल में ट्रंप ने नेवल ब्लॉकेड खुलवाने के लिए पाकिस्तान की मदद लेकर इस्लामाबाद में वार्ता रखवाई थी। पाकिस्तान की मध्यस्थता पर पहले ही किसी को यकीन नहीं था। दूसरी बार वार्ता के लिए अमेरिका और पाकिस्तान पूरी तैयारी कर बैठे थे, लेकिन ईरान की तरफ से आना ही मना हो गया। ईरान ने साफ इनकार कर दिया कि हम नहीं आएंगे। फ्रस्ट्रेट हुए ट्रंप ने अपनी ही तरफ से इस सीज फायर को अनलिमिटेड समय के लिए बढ़ा दिया। कहा कि जब वो आएंगे तब तक के लिए सीज फायर है, लेकिन मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ब्लॉकेड लगाकर बैठा रहूंगा। अर्थात मैं ईरान पर हमला तो नहीं करूंगा, लेकिन ईरानियन जहाजों को मैं नहीं निकलने दूंगा। ट्रंप को लगा कि वो ईरान को भूखा मार करके दुनिया के सामने राजा सिद्ध हो जाएंगे, ईरानियन सरेंडर कर देंगे। ईरानियंस ने इतने लंबे समय तक इतने प्रतिबंध झेले हैं कि उन्हें अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन लंबे समय से पता है, गरीबी में रहने की आदत विकसित कर ली है। लेकिन ट्रंप के इस हठी रवैये से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। एक तरफ इन्हें लग रहा था कि ईरान को इकोनॉमिक ब्लॉकेड दे देंगे, लेकिन इन्हीं के चाहने वाले जो जीसीसी कंट्री हैं, सऊदी है, यूएई है, बहरेन है, कतर है, कुवैत है, ये सब परेशान होने लगे। क्यों परेशान होने लगे? क्योंकि इनके यहां से भी तेल निकलकर नहीं पाया जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के खिलाफ ब्लॉकेड लगाकर अमेरिका बैठा और इन देशों के जहाज के खिलाफ ब्लॉकेड लगाकर ईरान बैठ गया। ईरान वालों ने उन जहाजों को पकड़ना शुरू कर दिया, फिर चाहे वो किसी भी देश में आ रहे हों। भारत आते हुए जहाज को भी ईरानियन शिप्स ने रोककर अपने पास कब्जे में लेना शुरू कर दिया। ट्रंप जो दम भर रहे थे कि मैंने ईरान के जहाज पकड़ लिए, तो ईरान वालों ने भारत आते हुए जहाज को रोक लिया और ऐसे कई जहाज जो इस रास्ते से निकलने वाले थे, या तो उन्हें लौटा दिया या उन्हें सीज कर लिया, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं उन देशों से तेल लेकर आ रहे थे जिन्हें अमेरिका पसंद करता है। बकायदा छोटी छोटी बोट्स लेकर के ये लोग मतलब जैसे मच्छर नहीं कूदते हैं पानी में, बिल्कुल वैसे छोटी छोटी बोट्स लेकर के ईरानियंस की IRGC ने कंट्रोल लेना शुरू कर दिया। इन बोट्स की जो फ्लीट्स है, इन्हें मॉस्किटो फ्लीट नाम दिया गया। अगर सैटेलाइट व्यू पर आप देखते हैं तो कुछ इस तरह का पानी पर ये बोट्स चलती हुई दिखाई देती हैं, तेज गति से चलती हुई छोटी बोट। कई बार अगर आप समुद्री किनारे गए हो तो लोग स्टीमर बोट लेकर के जब चलते हैं, वो तेज गति से उड़ती सी चलती सी जो बोट दिखती है, कुछ वैसी बोट्स लेकर के ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल करते हुए ईरानियंस दिखाई दिए। इस तरह की बोट्स को जब आप जाते हुए देखते हैं, इन्हें निशाना भी नहीं बनाया जा सकता। इन्हें सैटेलाइट से विजुअलाइज करने से पहले पहले ही ये निकल लेती हैं। मतलब ड्रोन का ही इन्होंने एक और विकल्प तैयार कर लिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इस तरह की कई सारी बोट्स, लगभग 50,000 IRGC के सैनिक इस तरह की बोट्स के थ्रू अब इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करते हुए पाए जा रहे हैं। ये छोटी छोटी बोट मिलियंस ऑफ बैरल तेल ले जाते जहाजों पर कब्जा कर ले रही हैं। इसे ईरान की मॉस्किटो फ्लीट कहा गया है। यह IRGC ऑपरेट कर रहा है। IRGC वही जो कि मुज्तबा खमनेई के आदेश पर काम करता है, जो कि बिल्कुल स्ट्रेटेजिक तरीके से ईरान को किसी ना किसी तरीके से जियोपॉलिटिकली स्टैब्लिश करने का काम करता है। इस मॉस्किटो फ्लैट के चलते ट्रंप को एक और झटका लगा। झटका ये कि वो अपना ब्लॉकेड लगाकर बैठे थे, सोचते हुए कि उन्होंने ईरान के इतने जहाज डुबो दिए, अब तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन रिवर्स ये हुआ कि ईरान के जहाज डुबोने के बावजूद इन मॉस्किटो फ्लीट्स ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अमेरिका के पसंद वाले देशों के जहाज भी नहीं निकलने दिए। आगे क्या हुआ? फ्रस्ट्रेटेड ट्रंप ने कल ही अपने नेवी चीफ को हटा दिया। उन्होंने उन्हें पद से हटा करके फेंक दिया। नेवी सेक्रेटरी इज फायर्ड एज इन फाइटिंग रॉयल्स पेंटागन। इन्हें इस बात के लिए हटा दिया गया कि तुम बात नहीं मान रहे हो जो हम कह रहे हैं। असल में इनसे क्या एक्सपेक्टेड था ट्रंप को? कहा जा रहा है कि ट्रंप इनसे चाहते थे कि इन छोटी छोटी नावों का इलाज कुछ नेवी करे, लेकिन ये लेकर पहुंचे हैं अब्राहम लिंकन जैसे बड़े बड़े युद्धपोत।
वो युद्धपोत जो बहुत सारे फाइटर जेट्स कैरी करते हैं, वो फाइटर डेस्ट्रॉयर्स लेकर पहुंचे हैं जो युद्ध को वाकई में नेवल लेवल पर लड़ने के लिए होते हैं। ये छोटी छोटी बोट्स, स्टीमर्स, इनके ऊपर लगे हुए ब्लॉकेट्स, ये सैटेलाइट में पकड़ में ही नहीं आ रहे हैं और ये निकलकर केव्स के अंदर से बाहर आते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के किनारे ईरान के बॉर्डर पर कुछ केव्स हैं, उन केव्स में ये बोट्स खड़ी हुई हैं। जब कोई जहाज आता दिखता है, ये फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में बाहर आती हैं, आवर्स में बाहर आती हैं और आकर के उस जहाज को घेर कर कंट्रोल कर लेती हैं। इन बोट्स को कंट्रोल कर नहीं पा रहा है अमेरिका, और जब कंट्रोल नहीं हो पा रहा है और डर यह है कि अगर ये नेवी के बड़े जहाजों को लेकर जाएं तो वो उन बोट्स से उन जहाजों पर भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ट्रंप ने अपने नेवी चीफ को इसलिए हटा दिया कि तुम स्मॉल बोट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। हालांकि इन्होंने आगे फ्रस्ट्रेशन में कल यही कहा कि मैं आदेश देता हूं कि अब इन छोटी बोट्स को भी मार गिराओ। अब नेवी चीफ तो हट गए, इनका फ्रस्ट्रेशन समझ में आ गया कि इन्होंने अब छोटी बोट्स के लिए भी हताशा में इस तरह का भाषण दे दिया है। खैर, इस पर ईरानियंस का क्या प्रतिक्रिया थी? ईरानियंस ने अपनी तरफ से, तीनों लोगों ने, गालिबाफ ने, विदेश मंत्री ने, पजेश्कियन ने, एक जैसा सेंटिमेंट बोला और कहा कि मिस्टर ट्रंप, हम सभी, जिन्हें आप कट्टरपंथी कहते थे, रेडिकल कहते थे, हम सभी लोग ईरानियन हैं और पूरी तरह से रेवोल्यूशनरी हैं और हम ईरान की यूनिटी के लिए काम करते हैं। एक ही भगवान को, एक ही नेता को, एक ही देश को, एक ही रास्ते को मानते हैं और वो रास्ता है ईरान की विक्ट्री, और ईरान की विक्ट्री के साथ साथ हम अपनी जीवन को उसी के लिए देना चाहते हैं। मसूद पजेश्कियन जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उनका भी ऐसा ही बयान आया, इनके विदेश मंत्री का भी कुछ ऐसा ही बयान आया। इन बयानों को फिर से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया गया कि ट्रंप जो पहले ईरान में फाइट दिलवाने की कोशिश कर रहे थे, ईरान अब मोर यूनिफाइड है और वो अमेरिका से लड़ने के लिए इस सीज फायर में और ज्यादा सज्ज हो गया है। फ्रस्ट्रेशन समझ में आती है। कुल मिलाकर के ट्रंप इन तमाम पाबंदियों के बावजूद भी ईरान को झुका नहीं पाए। वहीं दूसरी तरफ ईरान अपनी शर्तें देता चला गया। ईरान ने ताजा शर्त दी है कि मेरा जितना भी पैसा दुनिया भर की बैंकों में फ्रीज हो रखा है उसे रिलीज करवाइए, साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो आपका ब्लॉकेड है उस ब्लॉकेड को हटवाइए, तब जाकर के वार्ता के लिए चले आइएगा। इन सब के बीच में अमेरिका के लिए भी यह एक बड़ी चुनौतीपूर्ण यात्रा रही है। बीते 54 दिनों में अमेरिका ने अपनी 1000 से अधिक टॉम हॉक मिसाइलें बर्बाद कर दी हैं। कहा जाता है कि इन्हें वापस बनाने में अमेरिका ने जितना युद्ध का असलहा इस युद्ध में खराब किया है, उसको वापस बनने में 6 साल लगेगा। अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर जो अपना सेंट्रल कमांड बनाकर अटैक करता था, उसको भी पैसिफिक कमांड की मदद लेनी पड़ी। इसका मतलब यहां पर सिस्टम इनका हिला है। अब ट्रंप के लिए बड़ी चुनौती 1 मई है। और 1 मई क्यों है? असल मायने में ट्रंप को 60 दिन से अधिक युद्ध जारी रखने के लिए उनकी सीनेट से परमिशन लेनी होती है, और सीनेट में ट्रंप के पास 100 में से 53 सांसद हैं। वहीं दूसरी तरफ कमला हैरिस वाली पार्टी यानी कि डेमोक्रेट्स के 47 सांसद हैं। ऐसे में युद्ध को आगे बढ़ाए रखने के लिए 60 दिन तक तो आर्मी और नेवी और एयरफोर्स का सुप्रीम कमांडर होने के नाम पर राष्ट्रपति 60 दिन तो युद्ध खुद से लड़ सकता है, लेकिन उससे आगे ले जाने के लिए उन्हें संसद की परमिशन की जरूरत पड़ती है। सीनेट में ट्रंप के पास बहुमत तो है, लेकिन ऑलरेडी ट्रंप के 10 सांसद इस युद्ध के खिलाफ हो रखे हैं। ऐसे में बाइडन की पार्टी, या कहिए तो डेमोक्रेट्स का बोलाबाला या फिर बहुमत जो है वो युद्ध को गिराने वाला हो सकता है। तो ट्रंप को 1 मई से पहले ही इस पूरे स्कोर को सेटल करना होगा, यानी कि युद्ध आगे बढ़ाने के लिए हो सकता है संसद से परमिशन ना मिले, लेकिन ट्रंप चाहे तो बिना परमिशन के भी इस युद्ध को आगे ले जा सकते हैं। ऐसा कई पूर्व राष्ट्रपतियों ने किया है और उन्होंने कहा कि हम बीच में सीज फायर करके बैठे थे, इसलिए 60 दिन काउंट नहीं होते हैं। ऐसे में ट्रंप 1 मई के प्रेशर में भले ही हो, लेकिन कानून ना मानने की बात करते हुए युद्ध को आगे भी खींच सकते हैं। यह एक कयास लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिस कैलिफोर्निया का जिक्र हो रहा था कि वहां चीनियों और भारतीयों का कब्जा है अमेरिका के अंदर, वहीं से कुछ लोगों ने ट्रंप को सीधा सीधा चेतावनी देते हुए कहा है कि आइए इस नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन में आपको बताते हैं। ट्रंप से जब पत्रकार वार्ता में पूछा गया कि साहब अब तो आप इतने परेशान हो गए हैं, क्या वो न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे? बोले कोई भी दुनिया का देश न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेगा और मैं भी नहीं करूंगा। और रही बात इसकी, तो हम ईरान को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारा बहुत फायदा हो रहा है, दुनिया भर के देश हमसे तेल खरीद रहे हैं। इनसे पूछा गया कि सर तेल का भाव बढ़ते हुए $200 बिलियन तक पहुंचने की बात हो रही है, $200 प्रति बैरल तक पहुंचने की बात हो रही है। तो इनने कहा कि क्या दिक्कत है, जब न्यूक्लियर वेपन का यूज होता कई
जलती बर्बाद होती, उससे अच्छा है ना $200 प्रति बैरल तक पहुंच करके कम से कम सेफ तो हो। खैर, इन सभी चीजों का सार एक ही लाइन में ये कि ट्रंप को अपने किए का कोई रिग्रेट नहीं है और वो अभी तक भी इसी बात के साथ कन्विंस हैं कि उन्होंने जो किया सही किया। अब वो क्या कर रहे हैं, ईरान से उम्मीद कर रहे हैं कि ईरान आगे से आए और सीज फायर की कहे। इसके लिए क्या कर रहे हैं, इसके लिए इजराइल और लेबनान के बीच में 3 हफ्ते के लिए सीज फायर बढ़ा दिया गया है। कहा गया है क्योंकि जो ईरान ने शर्तें रखी थी उसमें लेबनान पर हमला ना हो, यह भी शर्त थी। ऐसे में अमेरिका ने इजराइल और लेबनान के बीच में अगले 3 हफ्ते के लिए सीज फायर एक्सटेंड कर दिया है कि अब यह आपस में नहीं झगड़ेंगे। मतलब ईरान इस बीच में चाहे तो इस युद्ध की सहमति बना सकता है, सीज फायर कर सकता है। इस तरह की प्रतिक्रियाएं रही। हालांकि इजराइल इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं है। इजराइल एनी टाइम युद्ध की तैयारी में है, बार बार अमेरिका से कह रहा है साहब एक बार युद्ध और हो जाने दो, आगे बढ़ जाने दो। खैर, अब देखना होगा कि अमेरिका किस तरह से इजराइल के कहने पर आकर फिर से युद्ध की तरफ बढ़ता है या स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अपने आप पीछे हटकर ब्लॉकेड खोलता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका के जो साथी देश हैं वो इस बात से तो फ्रस्ट्रेटेड हैं ही कि साहब आपने ईरान का ब्लॉकेड नहीं हमारा भी ब्लॉकेड लगा रखा है और उससे हमें लगातार दिक्कत हो रही है। बाकी 1 मई तक क्या होता है, जैसा भी कुछ होगा आपको अपडेट दिया जाएगा। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।